वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बीसीसी एग्रीकल्चर। हम अपने लास्ट पार्ट में हैं टीलेज एंड टिल्थ का। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और काफ़ी लंबा टाइम लगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत लंबा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा इस चैप्टर से कम 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आइदर लॉन्ग हो या फिलिंग द ब्लैंक्स हो या एमसीक्यू, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हो। तो इस चैप्टर को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसको कम्प्लीटली डील करना काफ़ी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बॉदर ना करना पड़े दूसरा चैनल या कहीं दूसरा आपको विजिट ना करना पड़े फिर एक दूसरे टॉपिक के लिए। तो जो भी टॉपिक था मैंने डिटेल में और कम्प्लीटली प्रिसाइज मैनर में डील किया है और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। और कोई भी चीज़ आप बीसीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यदि आप बीसीसी का प्रिपेयर करने वाले हैं, दैट्स मीन आप 12th में हैं और कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं और कुछ आपके सब्जेक्ट में डाउट है, दैट्स मीन आपका जो भी पीसीबी या सीबीएस स्ट्रीम से है तो कुछ सब्जेक्ट में डाउट है, तो यदि आप बताते हैं तो हम मे भी आपका डाउट क्लियर करें। दैट्स मीन वीडियो अपलोड कर सकते हैं आपके क्वेरी के हिसाब से, क्योंकि हम लोग भी वही प्रिपेयर करके आए हैं तो शायद अच्छे से हम आपको डील कर पाए। तो मेरा स्कोप है कि हाँ, हम जितना आपको बेनिफिट दे पाए इस चैनल से टिल बीएससी एग्रीकल्चर थ्रू आप 12 भी आप जो बीसीसी से आराम से निकाल पाए उसके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उस पर ही लेक्चर बना रहे हैं, लेकिन आई होप कुछ समय के बाद जो भी बीसीएससी के कंपटीशन एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहे और जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो यदि आप प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मैंने इस जो भी टॉपिक है इसको लास्ट में रखा, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री होके और लास्ट में कि हाँ एक ही लेक्चर बचा हुआ है इस चैप्टर का, तो आराम से आप उसको वॉच करें और माइंड को कंसंट्रेट करें। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है लेक्चर तो आप रिपीट कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ डैट भी आपको नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ कमेंट करें। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। लास्ट लेक्चर में कंजर्वेशन टिलेज और जीरो टिलेज को अच्छे से डील किया और उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते स्टेबल मल्च टिलेज या स्टेबल मल्च फार्मिंग। ये भी एक मेथड है फार्मिंग का या टिलेज का हम बोल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी जगह इसको प्रैक्टिस किया जाता है और काफ़ी लिटिल भी डिफरेंस है कंजर्वेशन टिलेज और स्टेबल मल्च टिलेज में, तो उस डिफरेंस को भी हम क्लियर करेंगे। और यही छोटा छोटा डिफरेंस आपको तैयार करता है और आपको एक दूसरे से डिफ़र करता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। जब आप फर्दर कोई कंपटीशन में आप बैठेंगे तो इसी सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका डिफरेंस है या एक्सेप्शन है इसी सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आप उसको ग्रैप्स करने का कोशिश करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जामिनेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पास कर जाएंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप जब ग्रेजुएशन हो के निकले तो आपके पास कुछ नॉलेज हो कि आप कोई भी दैट्स मीन आप इधर उधर ना भटके, आपके पास नॉलेज रहे, आप अपना जो भी ड्रीम है जो भी आप अचीव करना चाहते हैं कॉलेज के बाद आप कर लें। तो उसके लिए नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप एग्री दैट्स मीन स्टडी को ही फॉलो करना चाहते हैं, तो यदि आप दूसरा फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए इशू नहीं है, स्टडी एज माइनर रोल प्ले करेगा। लेकिन यदि आप स्टडी को ही परस्यू करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्टडी मेजर रोल प्ले करेगा। आपका जो भी बीएससी के बाद आप जो भी नॉलेज गेन किए वही काम आएगा। उसके बाद आप उतना शॉर्ट ड्यूरेशन में आप नॉलेज बहुत लार्ज अमाउंट में आप बिल्डअप कर ले उतना नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें और प्रॉपर नोट्स बना के रखें कि हाँ जब आप फर्दर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इजली उसको देख पाएँ। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कंसेप्ट गेन कर सकते हैं। इन दिस टिलेज सॉइल इज प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स either by growing crops or leaving the crop residue on the surface during the fallow period। दैट्स मीन इस मेथड में हम जो भी अपना प्लॉट है उसको हमेशा
जो भी क्रॉप से बोले या जो भी प्लांटेशन से हम बोले, हमेशा लैंड कवर होना चाहिए। कभी भी लैंड या इंस्पाइट ऑफ हम जब फॉलो पीरियड में भी हो तो वहाँ पर भी खाली नहीं होना चाहिए हमारा प्लॉट। दैट मीन हम सिंपल बात करें कि हम जिस ईयर क्रॉपिंग सिस्टम नहीं कर रहे हैं तो उस समय जब हम जिस सीज़न क्रॉपिंग नहीं करने वाले हैं, दैट मीन हम अभी क्रॉपिंग किए और अगले सीज़न हम चाहते हैं क्रॉपिंग नहीं करना, तो उस समय लैंड हम एकदम सिंपली खाली छोड़ के नहीं बैठेंगे। उसको जितना भी क्रॉप रेसिड्यू है उससे हम कवर कर देंगे जितना मैक्सिमम हो पाए। ऐसा नहीं कि हम एकदम ऐसे ही फ्रीली छोड़ देंगे और फिर हम जब अगले सीज़न या नेक्स्ट फर्दर जो 2-3 सीज़न के बाद हम जब क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए वेट करेंगे, तो वो स्टेबल मल्च टिलेज नहीं कहलाएगा। स्टेबल मल्च टिलेज कहने का मतलब है आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप क्रॉपिंग नहीं करना चाहते, एक सीज़न आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसमें आप जो भी क्रॉप रेसिड्यू है उससे आप फील्ड को कवर करते, तब वो स्टेबल मल्च टिलेज कहलाएगा। या अभी जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फील्ड को आप रेसिड्यू से कवर किए रहे, उसके बाद आप फार्मिंग करें। दैट मीन आप जब भी करना चाहते हैं, दैट मीन कोई कंडीशन में आपका जो प्लॉट है या तो क्रॉप रेसिड्यू से कवर होना चाहिए या तो क्रॉप से कवर होना चाहिए जो आप क्रॉप ग्रोन कर रहे हैं। तो सिंपल सा यही कहने का मतलब है, आइदर बाई ग्रोइंग क्रॉप्स और लिविंग द क्रॉप रेसिड्यू ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द फॉलो पीरियड। दैट मीन जब हम क्रॉप रेसिड्यू छोड़ेंगे दैट मीन फॉलो पीरियड में, एंड दैट मीन हम जिस सीजन में हम क्रॉप ग्रोन करना चाहते हैं तो उसमें क्रॉप ग्रोन तो होगा, तो ऐसे ही फील्ड हमारा कवर रहेगा। तो सिंपल करने का मतलब यही है। Sweeps and blade are generally used to cut the soil up to 12 to 15 centimeter depth in the first operation. That mean आपको याद रखना पड़ेगा वेजिटेबल मल्च टिलेज में कौन सा इम्प्लीमेंट यूज होता है। मेनली स्वीप एंड ब्लेड को हम यूज करते हैं कि 12 से 15 सेंटीमीटर तक जो भी डेप्थ में सॉइल है उसको कट करें इन फर्स्ट ऑपरेशन में। आफ्टर हार्वेस्ट जैसमिन आफ्टर हार्वेस्ट के बाद हम जब उसको स्वीप एंड ब्लेड यूज करेंगे तो 12 से 15 सेंटीमीटर के डेप्थ में जो भी मिट्टी है उसको कट कर देगा जैसमिन, या तो इन्वर्ट कर देगा या उसमें जैसमिन कट करके अपना इम्प्लीमेंट यूज हम लोग करेंगे। एंड डेप्थ ऑफ द कट इज रिड्यूस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। और जो भी हम स्वीप एंड ब्लेड का ये डेप्थ है जैसे 12 से 15 सेंटीमीटर हम फर्स्ट स्टेप में किए हैं, तो सेकेंड स्टेप में हम 8 से 10 करेंगे, जिसमें उसका डेप्थ घटते चला जाएगा। और उसके बाद यदि हम फिर से ऑपरेशन करना चाहते हैं यदि रिक्वायर्ड है तो उसका घटते चला जाएगा। वेन यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ रेसिड्यू आर प्रजेंट, दैट मीन यदि हमारे फील्ड में दैट मीन हम हार्वेस्टिंग कर लिए उसके बाद बहुत लार्ज अमाउंट क्रॉप रेसिड्यू बचा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक डिस्क टाइप इम्प्लीमेंट दैट मीन एक आपने देखा भी होगा एक डिस्क टाइप का एलिमेंट यदि इम्प्लीमेंट रहता तो उसको हम जब चलाएंगे तो जो भी क्रॉप रेसिड्यू है तो उसको कट करके और सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगा। दैट मीन अंदर डाल देगा, दैट मीन काटेगा भी और मिट्टी के अंदर भी कर देगा। दैट मीन वो सरफेस पर ना रह के वो हल्का नीचे मिट्टी के अंदर रहेगा, तो जिससे डिकम्पोजिशन और फास्ट हो पाएगा क्योंकि वो मोर सॉइल से कॉन्टेक्ट रहेगा। दैट मीन सॉइल और रेसिड्यू कॉन्टेक्ट है ज़्यादा रहेगा। इज यूज फॉर द फर्स्ट ऑपरेशन टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द रेसिड्यू इन द सॉइल। दैट्स मीन इसका हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन में कि जो भी रेसिड्यू है वो सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, दैट्स मीन अंदर चला जाए। कंजर्वेशन टिलेज इज सिमिलर टू द स्टेबल मल्च टिलेज। जैसे हमने बोला था कि कंजर्वेशन टिलेज और स्टेबल मल्च टिलेज काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, उसी को आपको क्लियर करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप स्टेबल मल्च टिलेज में भी कंजर्वेशन टिलेज का आप डिफिनीशन लिख पाएंगे तो ये दैट मीन आपका मार्क्स रिड्यूस करा सकता है। तो देखते हैं। बट इन कंजर्वेशन टिलेज रेसिड्यू इज लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल। कंजर्वेशन टिलेज में जो भी क्रॉप रेसिड्यू है हम ऊपर ही छोड़ देते हैं, लेकिन स्टेबल मल्च टिलेज में यदि हम डिक्सिंग करते हैं तो जो भी क्रॉप रेसिड्यू है उसको कट करता और सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप रेसिड्यू लैंड के ऊपर छोड़ रहे हैं, एक प्रोसेस है जो हम क्रॉप रेसिड्यू सॉइल के अंदर डाल रहे हैं। दस में कुछ भी डेप्थ हो लेकिन सॉइल ऊपर नहीं छोड़ के हम सॉइल के अंदर लिटिल बिट कर रहे हैं कि उसका डिकम्पोजिशन फास्ट हो। तो हम किस में सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं क्रॉप रेसिड्यू को स्टेबल मल्च टिलेज के अंदर।
मॉडर्न टीलेज इज प्रैक्टिस इन वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूएसए। दैट्स मीन मॉडर्न टीलेज है जो भी जीरो टीलेज है, उसके बाद कंजर्वेशन टीलेज है या मिनिमम टीलेज है, मेनली हम मॉडर्न कंट्री में फॉलो करते हैं। मॉडर्न या डेवलप कंट्री में बोले या वेस्टर्न कंट्री, दैट्स मीन जो डेवलप्ड है, जो मॉडर्न वे से फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें ही हम मॉडर्न टीलेज प्रैक्टिस करते हैं। बट इन इंडिया रेसिड्यू आर द फोडर फॉर द कैटल। दैट्स मीन इन इंडिया की हम बात करें तो जो भी हम क्रॉप रेसिड्यू फील्ड से गेन करते हैं, तो हम बोले चारा, जिसको हम चारा कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं या फॉडर बोलते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हम कैटल अपने घर में या जो भी हम बाहर रखते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, तो उसको खिलाने के लिए हम फॉडर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूज़ करने के लिए, और वो डिपेंडेंट रहता है क्रॉप रेसिड्यू पर। यदि हम क्रॉप रेसिड्यू फॉडर की तरह ना यूज़ करके यदि हम फील्ड में यूज़ करेंगे तो मे बी एक डिफिशेंसी हो जाएगा, हमको फॉडर फिर से अलग तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मेनली इंडिया में हम इसको नहीं प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि फॉडर रिक्वायरमेंट होता है, तो क्रॉप रेसिड्यू जो भी रहता है हम लैंड में न डाल के हम कैटल को खिलाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड फ्यूल फॉर द सम पीपल, सो नॉट मच प्रैक्टिस इन द इंडिया। और जो भी रेसिड्यू है, जो भी पत्ता हम बोले, जो भी सूखा हुआ पत्ता रहता है, जो भी स्टिक्स रहता है, तो उसको हम जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैस्मिन अभी भी जो भी गांव है उसमें खाना बनाने के लिए जो भी इकट्ठा होता है फार्म से, जो भी वेस्ट टाइप का जो भी रेसिड्यू इकट्ठा होता है, तो उसी को जला के अपना फूडिंग पर्पज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में क्रॉप रेसिड्यू का यदि जैस्मिन लैंड में न डाल के फॉडर की तरह यूज़ करना और फ्यूल की तरह यूज़ करना। तो मेनली मॉडर्न टीलेज हम लोग इंडिया में भी प्रैक्टिस होता है, लेकिन काफ़ी कम प्लेसेस पर और काफ़ी मिनिमम जगह पर। और दैट्स मीन हम रेशियो बात करें तो काफ़ी कम होगा यदि हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्री या डेवलप कंट्री से। तो डिसएडवांटेज ऑफ स्टेबल मच टीलेज। एडवांटेज हम इसमें नहीं डील करते हैं, जो भी एडवांटेज है आप हमको लगता है खुद से लिख पाएंगे। डिसएडवांटेज देखते हैं। द रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द सर्फेस इंटरफेयर विद सीड बेड प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑपरेशन। दैट्स मीन जो भी रेसिड्यू फील्ड में प्रेजेंट है तो वो इंटरफेयर करेगा सीड बेड, जिसमें हम लैंड जब तैयार कर रहे हैं तो सोइंग करने के लिए, तो उसमें इंटरफेयर करेगा। और सोइंग ऑपरेशन में तो इंटरफेयर करेगा जब हम सीडिंग करेंगे, तो कहीं में भी हम जहाँ पर सीड डाल रहे हैं वहाँ पर क्रॉप रेसिड्यू है, तो फिर हमको उसको अपने एक स्पेसिफिक टाइम देकर उसको हटाना पड़ेगा, फिर उसको स्पेस खाली करके तब हमको सीड सोन करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मे बी सीड जर्मिनेट ना हो पाए और सीड लॉस ज़्यादा हो जाए। Traditional tillage and sowing implement or equipment are not suitable for, that means suitable under this condition। that means जो भी ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट है और सोइंग इम्प्लीमेंट है, इक्विपमेंट है, वो इस मेथड के लिए काफ़ी नहीं है। हमको दूसरा इम्प्लीमेंट यूज करना पड़ेगा जो भी मॉडर्न है और जो भी इसके लिए ही बनाया गया है। तो हम यदि मेरे पास जो हम ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट है उसी को लेकर हम चाहेंगे स्टेबल मल्टीलेज फार्मिंग करें, तो मे बी दैट्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमने मिनिमम टीलेज को कवर किया था काफ़ी 2-3 लेक्चर पहले, और उसका हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं देखा था। तो मे बी हम कोई भी टॉपिक्स लेफ्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम इस में हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं मिनिमम टीलेज का, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू। मिनिमम टीलेज में भी हम क्रॉप रेसिड्यू, जो भी मॉडर्न टीलेज हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम क्रॉप रेसिड्यू छोड़ते ही हैं, और मिनिमम टीलेज में भी हम यदि प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो हम नहीं भी करते हैं। यदि रिक्वायरमेंट है तो करेंगे, लेकिन उसका नंबर रिड्यूस कर सकते हैं यदि रिक्वायरमेंट नहीं है तो। नहीं तो हम डायरेक्टली सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन पर हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो डैट्स मीन जो भी रेसिड्यू है उससे हम सॉइल का स्ट्रक्चर या कंडीशन डेवलप होगा ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, क्योंकि जो भी हम क्रॉप रेसिड्यू या प्लांट रेसिड्यू डालेंगे तो उससे उसका डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स के द्वारा या अर्थवर्म के द्वारा या जो भी फेवरेबल बैक्टीरिया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसी के द्वारा होगा। तो एक ह्यूमस बनाएगा जो एक तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और एक सॉइल का स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरेशन कैपेसिटी, ये तो इंक्रीज करता ही है। तो आगे देखते हैं। हायर इनफिल्ट्रेशन caused by the vegetation present on the soil and channel formed by the decomposition of dead matter। That means
इनफिल्ट्रेशन तो वाटर का करेगा ही, क्योंकि हम जो भी क्रॉप रेसिड्यू डालते हैं तो वो काफ़ी पोरस होता है, जैसमिन उसमें स्पेस होता है, तो जो भी वाटर रहता है तो उसको इनफिल्ट्रेट कर लेगा, जैसमिन होल्ड कर लेगा। और जो भी उसका जैसमिन जो भी चैनल होता है उसके बीच में इंटर स्पेस होता है, तो वो चैनल की तरह काम करता है। जब डिकम्पोज हो जाता है, जैसमिन लिटिल बिट डिकम्पोज हो जाता है तो वो चैनल की तरह काम करता है। तो वो तो एक एयर को भी होल्ड कर सकता है, वाटर को भी होल्ड कर सकता है। जितना सॉइल में होल्ड होगा तो वो तो होगा ही, उसके अलावा भी जो भी ह्यूमस या जो भी डिकम्पोजिशन मैटर है उसमें भी है वाटर और एरेशन होल्ड होगा, तो वो प्लांट को इम्पोर्टेंट रहेगा ग्रोथ के लिए और यील्ड को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा इन गुड मैनर। लेस रेजिस्टेंट टू रूट ग्रोथ ड्यू टू द इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। दैट्स मीन जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं तो उसका यदि सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, दैट्स मीन हार्डी सॉइल नहीं रहेगा, तो जो भी रूट है वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा, तो इसके कारण अच्छे से मॉइस्चर या जो भी न्यूट्रिएंट यदि ऑब्जर्व कर पाएगा तो डायरेक्टली हमारा क्रॉप अच्छे से डेवलप होगा, तो हमारा यील्ड इंक्रीज होगा। तो इस यही कहने का मतलब है कि इन मिनिमम टिलेज से हमारा जो भी स्ट्रक्चर है सॉइल का वो इम्प्रूव होता है, जिसके कारण जो भी रूट को रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ता ग्रोथ में। लेस सॉइल कॉम्पैक्शन बाय रिड्यूस मूवमेंट ऑफ हेवी टिलेज व्हीकल्स। दैट्स मीन कंपैक्शन ऑफ सॉइल कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कम हेवी टीलेज मशीन यूज करते हैं, तो इसके कारण कंपैक्शन कम हो जाता है। दैट्स यदि हम प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं बाई चांस, तो हमारा जो भी हेवी मशीन यूज करने का यूज करते हैं तो वो शायद रिड्यूस होगा, तो हमारा कंपैक्शन जो हार्ड पैन है सब सॉइल में तो फॉर्मेशन नहीं होगा, तो एक एडवांटेज है मिनिमम टीलेज का। लेस सॉइल इरोजन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टीलेज। एज हम कंपेयर करें जो हम कन्वेंशनल टीलेज या ट्रेडिशनल टीलेज करते हैं तो उसमें हम प्राइमरी टीलेज करते हैं, सेकेंडरी टीलेज करते हैं, उसके बाद लेबलिंग और अदर मेथड करते हैं, तो सॉइल काफ़ी एक्सपोज हो जाता है विंड से एयर से, तो उसका इरोजन होता है। तो इसमें हम मिनिमम टीलेज में उतना हद तक सॉइल कांटेक्ट नहीं हो पाता विंड और एयर से, तो इसलिए इरोजन भी कम होता है। डिसएडवांटेज ऑफ मिनिमम टीलेज। डिसएडवांटेज देखते हैं, सीड जर्मिनेशन इज लोअर विथ मिनिमम टीलेज। दैट मीन क्रॉप रेसिड्यू है वो इंटरफेयर करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इसलिए सीड का जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वन डिसएडवांटेज। More nitrogen has to apply as rate of decomposition or getting matter is slow। यदि हम पूरे फील्ड को फ्लॉगिंग नहीं करते हैं तो जो भी एरेशन है वो कम होता है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाता है, तो जिसके कारण डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी स्लो रेट में होता है, तो हमको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारा क्रॉप्स है उसको नाइट्रोजन डिफिशियंसी ना हो, तो एक डिसएडवांटेज है मिनिमम टिलेज का। सोइंग ऑपरेशन आर डिफिकल्ट विद ऑर्डिनरी इक्विपमेंट। जो भी पुराना इक्विपमेंट है, जो भी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट है, उसके साथ ये हम ऑपरेशन मिनिमम टिलेज ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता। दैट्स मीन काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यदि हम सेम इम्प्लीमेंट यूज करके इस ऑपरेशन को करें तो। नोडुलेशन इज इफेक्टेड इन मोर लेगुमिनस क्रॉप ड्यू टू द कम्पैक्ट सॉइल। दैट्स मीन नोडुलेशन फॉर्मेशन थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकता है ग्रोथ में, क्योंकि सॉइल कम्पैक्ट होता है। यदि हम पूरे प्लगिंग या जो भी लेबलिंग ये सब अच्छे से नहीं करें तो नोडुलेशन काफ़ी इफेक्ट होता है, तो ये डिसएडवांटेज है। और यहीं पर अपने चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। आई होप मैंने इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से डील किया, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस पर एक स्पेसिफिक लेक्चर बना देंगे। लेकिन हमने अच्छे तरीके से और कोई भी टॉपिक को ना छोड़ते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, और ये चैप्टर काफ़ी लंबा था, लेकिन थैंक्स हमने इसको कम टाइम में डील किया है और काफ़ी लेक्चर लगा नहीं है। यदि आप सीक्वेंस में मेरे लेक्चर को देखते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी तरीके से ये लेक्चर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर बी विथ मी एंड माय चैनल। थैंक्स।